उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की ये तीसरी क्लास है, जिसमें गुज़िश्ता क्लास में हमने कदीम हिंद आर्याई के बारे में बताया था और आखिर में बताया था कि वस्ती हिंद आर्याई कब से उसकी शुरुआत हुई और उसे 3 दौर में तकसीम किया गया। पहला दौर 500 कब्ल मसीह से 100 ईस्वी तक, दूसरा दौर 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक और तीसरा दौर 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो वस्ती हिंद आर्याई का पहला दौर, जिस दौर की ज़बानों को प्राकृत कहा गया है, इसकी 2 किस्में हैं, पाली और अशोक के कुतुबों की ज़बान। लफ्ज़ पाली संस्कृत के पंक्ति से निकला है, जिसके लुग़वी माना सीधी लकीर के हैं। इसके नाम से साबित है कि बुद्ध मत की इब्तदाई किताबें इसी ज़बान में लिखी गई होंगी। इसी पाली को कदीम मागधी कहते हैं, जो बाद की नई मागधी से मुख्तलिफ थी। उस वक्त यही बोलचाल की ज़बान थी। गौतम बुद्ध ने इसी बोली में अपने धर्म की तबलीग की थी। अशोक के कुतुबों की तहरीरें खुरुष्टी और ब्राह्मी रसूल ख़त में मिलती हैं। शहबाज, गढ़ी और मानसेहरा की तहरीरें तो खुरुष्टी में हैं और बाकी सब ब्राह्मी में हैं। वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर, जो सन 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक है, इस दौर में इर्तिका पजीर होने वाली ज़बानों को, प्राकृतों को अदबी प्राकृत या दूसरी प्राकृत के नाम से मौसूम किया गया। इलाकाई तकसीम के लिहाज से उसकी हज़रत किस्में हैं, जैसे शोरसेनी प्राकृत, इसका मरकजी इलाका शोरसेन देश था, जिसका मरकज मथुरा था, जो आज आगरा और दिल्ली के बीच में है। ये इलाका एक तरह से वही इलाका था जो कदीम हिंद आर्याई दौर में मध्य देश कहा जाता था। दूसरा है मागधी प्राकृत। मगध देश यानी जनूबी बिहार की प्राकृत थी। चूंकि ये आर्याई तमद्दुन के मराकज से काफी दूर थी, इसलिए एक गैर मामूली महज़्ज़ब ज़बान समझी जाती थी। पाली से इसका गहरा ताल्लुक बताया जाता है। अर्ध मागधी प्राकृत, दूसरे दौर में जो ज़बानें जो प्राकृतें तरक्की हुई, उसमें एक अर्ध मागधी प्राकृत भी है। शोरसेनी और मागधी प्राकृतों के दरमियानी इलाके यानी बिहार से लेकर इलाहाबाद तक में अर्ध मागधी प्राकृत ज़बान बोली जाती थी। प्राच्य के तहत मागधी और अर्ध मागधी दोनों आ जाती थी, जिनमें अर्ध मागधी को फ़रोग़ हासिल हुआ। इसका रिवाज उस ज़माने के शाही ख़ानदानों में रहा, जिसकी वजह से ये दूसरी प्राकृतों पर भी असरअंदाज हुई। ये उस वक्त की मियारी ज़बान थी। गुरनार, शहबाज, गढ़ी और मानसेहरा तक की लाटों में इसकी झलकियां पाई जाती हैं। पिशाची प्राकृत, ये वो प्राकृत थी जो कश्मीर और पंजाब के इलाके में बोली जाती थी। अवाम में ये भूत प्रेत के नाम से मशहूर थी। ग्रेरसन ने इसकी 2 शक्लें करार दी हैं, एक खालिस और दूसरी मखलूत। पहली की 7 और दूसरी की 4 शक्लें मानी गई हैं। पुश्तों के अहद में इसे प्राकृत को फ़रोग़ हासिल हुआ। शाही सरपरस्ती के तहत गंधार की बोली अदबी मियारी ज़बान की हैसियत से इस इलाक़े में राइज हो गई। 5वीं जो ज़बान जो प्राकृत है, जो दूसरे दौर में इर्तिका पज़ीर हुई, वो है महाराष्ट्री प्राकृत। इसका ताल्लुक इन इलाकों से था जो आज महाराष्ट्र में शामिल है। अदबी हैसियत इससे इस ज़माने में महाराष्ट्री प्राकृत को सबसे ज़्यादा उरूज हासिल हुआ। इसका बेशतर शेरी अदब इसी में मिलता है। मौसीकी में भी इसका इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से महाराष्ट्री प्राकृत का मौसीकी में भी इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह ये थी कि मुसब्बतों तक की कसरत की वजह से इसमें लोच था। आज भी महाराष्ट्र का संगीत उत्तम माना जाता है। उसकी मकबूलियत का आलम यह था कि लफ्ज़ महाराष्ट्र से अक्सर मुल्क हिंदुस्तान मुराद ली जाती थी। ये वस्ती हिंद
हिंद आर्याई का दूसरा दौर था। वस्ती हिंद आर्याई के तीसरे दौर में मज़कूरा बाला प्राकृत अदबी प्राकृत के नाम से मशहूर हुए, और जब कोई जबान अदब की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो वो अवामी बोली से मुख्तलिफ हो जाती है। चुनांचा जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू किया तो वो अवाम की डगर से अलग हो गई, और उससे हटकर जिस प्राकृत की इत्तिका हुई, जिस प्राकृत ने वजूद लिया, जो प्राकृत वजूद में आई, उसे अपभ्रंश कहा जाता था, जिसके लफ्जी माना भ्रष्ट यानी बिगड़ी हुई जबान के हैं। इस तरह 600 ईस्वी तक प्राकृतों का वजूद खत्म हो गया, और उन इलाकों में जहां जहां प्राकृतें पाई जाती थी अपभ्रंशें पैदा हो गईं। शुरू में लफ्ज अपभ्रंश किसी खास जबान के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को अपभ्रंश कहते थे। अपभ्रंश की तस्नीफात का सिलसिला 6वीं सदी ईस्वी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक मिलता है। प्राकृत पंगल की तस्नीफ इस बात का सबूत है कि अपभ्रंश की कदीम रिवायत की जकड़बंद से आज तक हमारे शेर व अदब को छुटकारा नहीं मिला। अपभ्रंश को जिंदा जबान पाकर तालीम याफ्ता तबका भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। यूरोप की जबान तक ने इसके असरात कबूल किए, लेकिन राजपूताना, गुजरात और दोआबा में बोली जाने वाली बोलियों पर इसकी छाप गहरी पड़ी। मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं: नागर अपभ्रंश, प्राच्यड अपभ्रंश और उपनागर अपभ्रंश। ये गुजरात नागर अपभ्रंश जो है वो गुजरात और राजस्थान की कदीम बोलियों की अगवी शक्ल थी, जिस पर शोरसेनी का असर इस कदर पड़ा था कि वो इसकी बेटी मालूम होती थी। प्राच्यड अपभ्रंश जो है ये सिंध में राइज थी, मौजूदा सिंधी जबान जो है इसी से निकली है। और उपनागर अपभ्रंश जो है ये प्राच्यड और उपनागर के मेल से बनी थी, और इसका रिवाज मगरबी राजपूताना और जुनूबी पंजाब में हुआ था। अब अपभ्रंश की जो किस्में हैं वो इस तरह है कि उसे, जैसा कि मैंने चार्ट में समझाया है कि अपभ्रंश 4 तरह की है: शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश इसका इलाका वही था जो शोरसेनी प्राकृत का था। शोरसेनी अपभ्रंश के इख्तिताम के बाद इस इलाके से खड़ी बोली का इर्तिका हुआ, जिसकी 2 नुमाइंदा जबानें हिंदी और उर्दू मौजूद हैं। शोरसेनी अपभ्रंश के इलाके में पंजाबी और राजस्थानी जबानों का भी इर्तिका हुआ। गुजराती और पहाड़ी बोलियां भी यहीं से इर्तिका पजीर हुई। दूसरी किस्म जो शोरसेनी जो अपभ्रंश की है वो है मागधी अपभ्रंश। इसका इलाका वही था जो मागधी प्राकृत का था, यानी जुनूबी बिहार का इलाका। मागधी अपभ्रंश के बाद इस इलाके में बंगाली, आसामी, उड़िया जबानों ने जन्म लिया। बिहार की कुछ बोलियां भी इसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। तीसरी किस्म जो अपभ्रंश की है वो अर्धमागधी अपभ्रंश है। शोरसेनी और मागधी अपभ्रंश के बीच का इलाका इसका इलाका है। इस इलाके में अवधी वगैरह का इर्तिका अमल में आया। महाराष्ट्री अपभ्रंश इसका इलाका वही था जो महाराष्ट्री प्राकृत था, यानी जो आज महाराष्ट्र है ये उसी इलाके में महाराष्ट्री प्राकृत जहाँ बोली जाती थी वहीं महाराष्ट्री अपभ्रंश भी हुई। मराठी जबान का इर्तिका इसी अपभ्रंश से हुआ। मैंने इस चार्ट में यही चीजें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जबानें वक्त के साथ बदलती गई और उससे नई जबानें वजूद में आती गई, और रफ्ता रफ्ता हम उर्दू जबान की इब्तिदा की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे अगले क्लास में हम जदीद हिंद आर्याई के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी बोलियां बोली जाती थी और किस बोली से उर्दू जबान की पैदाइश हुई। तो